हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सोशल साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए लाया है क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर यकीन दिलाता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो, देखते हो और हर एक सीरीज़ को जो है करते हो तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन देखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तभी एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकोगे। और अंक प्राप्त तब करोगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि ये वीडियो कभी भी डल सकते हैं, किसी भी समय। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद नोटिफिकेशन आपको ना मिले। लेकिन यहाँ पर आपको लग भी रहा होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसलिए आपके समक्ष MCQ के साथ साथ जो है पेपरों को एग्जामिनेशन के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष जो है क्वेश्चन लाया गया है। कहते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और हिंदी वाले बच्चे भी देख सकेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकेंगे। कहते हैं अगर मान लीजिए मेरा समझाया हुआ आपको समझ में नहीं आता है लेकिन क्वेश्चन तो लिख सकते हो ना, क्वेश्चन लिख के याद तो कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी को मेरी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, किसी को समझ नहीं आता है और समझ न आने के कारण ये होता है कि उनका दिमाग कहीं और होता है और देख यहाँ रहे होते हैं, सुन वहाँ रहे होती हैं। इन कारणों से उनको समझ नहीं आता है। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि एकांत में शांत मन से देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई पारंपरिक सैन्य हथियार नहीं था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला है। स्पेनिश जो थे विजेता थे और उनके पास जो हथियार कोई सैनिक नहीं थे। जब सैनिक नहीं थे तो हथियार क्या थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से क्वेश्चन रहता है। स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार पारंपरिक सैन्य हथियार नहीं था, क्योंकि कारण क्या था? उन्होंने चेचक जैसे कीटाणुओं का इस्तेमाल किया जो कि किसी भी यूरोप के वहाँ पहुँचने से पहले ही महाद्वीप में गहराई तक फैल गए। देखिए दोस्तों, आज के समय ऐसा आ गया है, यहाँ पर लोग हथियारों से युद्ध नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। आपने कोरोना वायरस का त्राहिमाम देखा ही होगा, जाना ही होगा। वो भी देखा जाए तो एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन थी। आज दुनिया जो है बायोलॉजिकल वेपन बना रही है, लेकिन एक बात है बायोलॉजिकल वेपन का कि जो देश इसका आविष्कार करता है वो भी अछूता नहीं रहता, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, फैलने वाली होती है। अगर हम दूसरे देशों में जाके इस वेपन को गिराते हैं तो ये मत समझिए कि आपके देश में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई, हवा को कोई रोक नहीं सकेगा, हवा तो चलती रहेगी और ये वायरस हवा में बहुत तेज़ी से गति करते हैं और एक दूसरे सरहद से दूसरे सरहद में बहुत ही आसानी से पास आउट हो जाती हैं। इसलिए जो देश इस तरह के युद्ध करना चाहते हैं उनको थोड़ा संभलना चाहिए। देखा जाए तो कोरोना वायरस जो है एक देश में इसको बनाई गई और इसका प्रभाव पूरे देश में हुई, लेकिन ये नहीं कि वो देश बच गया था, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखा जाए तो उन्होंने जो है स्पेनिश विजेताओं ने शक्तिशाली विजेता होने का नाते उन्होंने जो है सैन्य शक्ति का इस्तेमाल ना करके इन्होंने जो है कीटाणुओं का इस्तेमाल किया। कीटाणुओं का इस्तेमाल किया जो किसी भी रोग को वहाँ पहुँचने से पहले ही महाद्वीप में गहराई तक फैल गए और वहाँ पर लोगों के लिए त्राहिमाम कर दिए। कहते हैं बीमार लोग ना तो युद्ध करने लायक होते हैं न युद्ध करने के सक्षम होते हैं। यूरोप में आई इन बीमारियों के प्रति अमेरिका के मूल निवासियों में कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। देखा जाए तो चिकन पॉक्स जो होती है एक तरह से चेचक जिसे कहते हैं, स्मॉल पॉक्स जो होती है इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है वो इस तरह की बीमारियों से बच सकती हैं। लेकिन यूरोप से आई इन बीमारियों के प्रति अमेरिका के मूल के निवासियों में कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जो ये पूरी तरह से फैल गई
और वहाँ के लोगों के लिए त्राहिमाम साबित हुआ और इस कारण से स्पेनिश जो है विजेता के रूप में घोषित हुआ। देखा जाए तो इन बीमारी ने पूरे समुदाय को मिटा दिया, जिससे विजय प्राप्त करना आसान हो गया। पूरे समुदाय को जो है तहस नहस कर दिया इस चेचक बीमारी ने, पूरे अमेरिका को, और पूरी तरह से जो है यहाँ पर स्पेनिश जो है विजय हासिल कर लिया। 16वीं सदी के मध्य में इन जैविक युद्ध ने स्पेनिशों के लिए अमेरिकी पर हावी होना आसान बना दिया। तो जनरल सी बात है, जब इस तरह की बीमारियाँ होती है तो उस देश के लिए लड़ना सक्षम नहीं रहता है, और यही हुआ, अमेरिकियों पर हावी होना आसान बना दिया, क्योंकि ये जो चेचक की जो बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, वो जैविक हथियार के रूप में था और इसको जो है समाप्त करना संभव नहीं था। इसको समाप्त वही व्यक्ति कर सकते थे जिनके ह्यूमन सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता तगड़ी हो। आपने सुना ही होगा कि आपको ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होनी चाहिए, और ये ह्यूमन सिस्टम तब तगड़ी होती है जब व्यक्ति जो है सुचारू रूप से खाना पान करते हैं, सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ह्यूमन सिस्टम हमेशा तगड़ा रहता है। कोरोना वायरस भी उन्हीं लोगों को सताया है जिनकी ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर थी, और जिनका ह्यूमन सिस्टम बूस्ट था, अच्छी थी, उनको जो है हुआ भी है लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पर आज आने वाला समय में मैं बता दूँ साफ तौर पे कि इसी प्रकार का हथियार का जो है पूरे विश्व इस्तेमाल करने वाला है, और पूरा विश्व इन्हीं चीज़ों से त्राही होने वाली है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण थी, लेकिन आने वाला फ्यूचर में ऐसे बहुत से घटनाएं घटने वाली है जो जैविक युद्ध लोग करने वाले हैं, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी काल के लिए, किसी समय के लिए सही नहीं रहता है। और अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों को यात्रा की वहाँ इन फसलों लाई। इस कथन को उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है समझना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आंसर आपको पता होता है और आसानी से लिख भी सकोगे, लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया होगा। आप देखिए ध्यान से समझिए। व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा की, व्यापारी और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा उन्होंने किया वहाँ नई फसलें लाई। मतलब ये यात्री थे और व्यापारी थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ या तो नए फसलों से इंट्रोड्यूस की या अपनी फसल उनको दिया। क्या ये बात सही हो सकती है? इसी कथन को आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो ये बात तो कहीं हद तक सत्य ही है। आज भी के समय में हम देखिए देश विदेश में हम जाते हैं तो उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर हम अपना लेते हैं, या हम अपनी कल्चर जो है उन पर देने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको समझ ही होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारी और यात्री जिन जिन देशों में गए वहाँ पर जो है कई फसलों को लिए भी और कई अपने फसल दिए भी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए हर समय जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता है, और यहाँ पर देखिए हर एक क्लास का क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा। जो मैंने कहा है वो करूँगा, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन तब मिलेगा जब उसे सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही अच्छे काम करते हो कि जब ज़रूरत पड़ती है तो सब्सक्राइब कर लेते हो, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो इससे बहुत से क्वेश्चन आपको अधूरा रह जाता है, नहीं प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कहते अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की अच्छाई है, कहते हैं गहराई है, तो सब्सक्राइब कर लेने में कोई फ़ायदा दिखता है तो कर लीजिए। अगर नहीं कीजिएगा फिर तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि त्रिपान सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ही सिलसिला रखा जाता है, और आपको जो प्रॉब्लम रहती है वो ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर जो है सोल्यूशन की जाती है। और यहाँ पर बहुत से सिस्टम है, बहुत से क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो है। तो कहिए अनसब्सक्राइब मत कीजिए, इसको रहने दीजिए। आपका जो है मोबाइल का स्पेस नहीं भर जाएगा और इससे आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं इस पर डिस्कस नहीं आगे करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन के तो मतलब समझ ही गए हो गया कि व्यापारियों और यात्रियों जिन देशों की यात्रा की वहाँ पर नई फसलें उन्होंने लाई। तो देखा जाए व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा की वहाँ नई फसलें लाई गई। इसका पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है, उदाहरण स्वरूप कैसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम की ओर चलकर स्पैगेटी बन गए। तो जनरल सी बात है, नूडल्स जो थे चीन से पश्चिमी तरफ जाकर जो है स्पैगेटी बने। यानी कई ऐसे हमारे समक्ष व्यंजन प्रस्तुत होते हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। ठीक है, नूडल्स देखिए चीन से पश्चिमी की ओर गई और पश्चिम में जाके जो है ये स्पैगेटीज के नाम से जाना गया। तो बात तो सही है। कहते हैं विदेशों से ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत में आए हैं लेकिन इनका नाम बदल गए हैं, लेकिन है वो विदेशी।
आप भी अपने दिनचर्या में ऐसे बहुत चीज़ों का सेवन करते हो जो ये बाहरी देशों से ही भारत में आया है और सब विदेशी फूड है ये। शायद अरब व्यापारी पास्ता और 5वीं सदी के सोसिली द्वीपों जो अब इटली में हैं ले आ गए। तो बात जनरल सी बात है, शायद पास्ता को भी 5वीं शताब्दी में यहाँ से वहाँ भेजी गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह का भोजन भारत और जापान में भी जाना जाता था ताकि उनकी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई कभी पता न चल सके। ऐसे बहुत से फूड आइटम हैं जो हमारे देश के भी हैं लेकिन दूसरे देशों ने अपना बना लिया है, और यह दूसरे देशों का है, हमारे देश में जो है आज काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ होता है। तो ये सब व्यापारी और यात्रियों के कारण ही हुई कि यहाँ पर जो है जो कहते हैं भोजनों का आदान प्रदान हुआ, और इन भोजनों में जो है बहुत तरह के वेरिएशन हमें देखने को मिला। आज कितना फूड आइटम है इसका वर्णन भी किया नहीं जा सकता। देखा जाए तो हमारे कई सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि लगभग 5वीं शताब्दी पहले तक हमारे पूर्वजों को ज्ञात नहीं थे। तो इसका मतलब ये सारे चीज़ें जो है हमारे अपने देश के नहीं हैं। जब हमारे 5वीं शताब्दी में हमारे पूर्वजों को इन फसलों के बारे में नहीं पता था तो इसका मतलब है इसको विदेश से लाई गई। कहते हैं आलू, जो कि भारत का देखिए आज प्रमुख फसल बन गया है, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि। लेकिन देखा जाए तो 5वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज को इन फसलों के बारे में कोई ज्ञान नहीं थे। इसका मतलब है कि व्यापारी और यात्रियों ने भारत में इन फसलों को ला कर जो है हम लोगों को अवगत करवाया। क्रिस्टोफर कोलंबो द्वारा गलती से विशाल महाद्वीप की खोज के बाद ही ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पेश किए गए थे। यानी देखा जाए क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा जो है गलती से जो है विशाल महाद्वीप में खोज की गई, और शायद इन्हीं कारणों से जो है खाद्य पदार्थ का पूरे यूरोप और एशिया में पेश किए गए, जो बाद में अमेरिका के रूप में जाने लगा। यानी जो विशाल महाद्वीप की खोज किया गया बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया, और इसका खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। देखिए MCQ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को भी डाला जा सकता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा गलती से खोज हुई थी एक विशाल महाद्वीप का, जिसका बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। वास्तव में हमारे कई खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी अमेरिका में भारत से लाए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए व्यापारी और यात्रियों ने जो है यहाँ से वहाँ गए और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान हुआ जिसके बारे में हमें पहले नहीं नॉलेज थी, और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे बहुत से फसल हैं जिनका हम अभी तक हमें जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ट्रैवलिंग के कारण ऐसा हुआ संभव। यहाँ पर वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर को हमेशा फेवरेट बनाता है, और हमेशा एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन भी है श्री पालनी तमिलनाडु से है और चाय और गेहूं की खेती करना चाहते हैं। श्री पालनी जो है तमिलनाडु से है और चाय और गेहूं की खेती करना चाहते हैं। दोनों में से कौन सी फसल वह अपने राज्यों में उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना तो गेहूं और चाय की आपको ये बोला है कि कौन सी कंडीशन चाहिए। यहाँ पर श्री पालनी को जो है एक बेस बनाया गया है और उसके अंतर्गत बताया है कि वो तमिलनाडु का है। अब देखिए बच्चों को अगर नॉलेज होगा कि तमिलनाडु में किस प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन होती है और किस चीज़ के लिए होती है, तो ये आंसर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करता है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को टारगेट करता है। क्वेश्चन आपको कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको समझ होना चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि चाय को जो है किस कंडीशन में उगाया जाता है या गेहूं को किस कंडीशन में उगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए श्री पालनी तमिलनाडु से है, जगह का भी कर दिया है और चाय और गेहूं की खेती करना भी चाहते हैं, तो वो कौन से फसल उगा सकते हैं। कहते हैं क्वेश्चनों को समझना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और क्वेश्चन जब तक आप समझिएगा नहीं एग्ज़ाम में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आंसर तो आप सबको पता है कि चाय क्लाइमेट क्या होगा और गेहूं का क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है तो आप फंस जाओगे इस चक्कर में। और तिरपान सेंटर आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन लाता है जो एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, उसको अनसब्सक्राइब ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सवाल रखे जाते हैं और एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो चलिए मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ,
आप चाहे करें चाहे ना करें, ये आपको नुकसान और फ़ायदा आपको स्वयं ही ज्ञात है। तो चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। किसी पाली से तमिलनाडु से है, चाय या गेहूं की खेती करना चाहते हैं, दोनों में से कौन सी फसल वो अपने राज्य में उगा सकती है? सिर्फ पाली तमिलनाडु में चाय की खेती करना चाहती है। पहले तो हम ये बात पे लेकर चलते हैं। श्री पाली को तमिलनाडु में चाय की खेती करनी चाहती है, लेकिन चाय की खेती के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? क्योंकि तमिलनाडु की मिट्टी और जलवायु परिस्थिति चाय उगाने के लिए उपयुक्त है। अब देखिए, तमिलनाडु की जो अगर हम मिट्टी की बात करें तो चाय की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ की जलवायु परिस्थिति जो है चाय की खेती के लिए काफ़ी पर्याप्त रहता है। चाय का पौधा जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, जो गहरी और उपजाऊ होता है, और अच्छी तरह से सूखा लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है, और ह्यूमरस और कार्बनिक पदार्थ समृद्ध भी है। इसलिए श्री पालनी तमिलनाडु से है तो इनके लिए चाय की खेती जो होगा काफ़ी उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी पाए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सूखा लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है, और ह्यूमस भी है, और कार्बनिक पदार्थों समृद्ध भी है। इवन की मिट्टी और जलवायु काफ़ी परिस्थिति में है। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष गर्म और नम्र ठंड युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर। वर्ष भर में सामान्य रूप से विपरीत बार बार वर्षा कोमल पत्तियों को निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर गेहूं की खेती न करके श्री पालनी को तमिलनाडु में चाय की खेती करनी चाहिए, क्योंकि चाय की खेती के लिए हर एक वातावरण, हर एक जलवायु परिस्थिति, मिट्टी, ह्यूमस सारे कुछ उपलब्ध है, और इनके पत्तियों के ग्रोथ करने के लिए भी पूरी तरह से सुनिश्चित है। इसलिए श्री पालनी को जो है तमिलनाडु में चाय की खेती करना चाहिए, न कि गेहूं की, क्योंकि गेहूं के लिए यहाँ पर उचित परिस्थिति नहीं है, और वो करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जामिनर आप पूछता है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि ये बताने की कोई दो कारण बताइए जैसे भारत एक संघीय देश है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत एक संघीय देश है, यानी भारत एक फेडरल कंट्री है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, और आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है पेपरों के अंतर्गत क्वेश्चन लेके आया है, और ये क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू भी रहता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। तो आपको ये चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला रुकेगा नहीं, एग्ज़ाम तक हर एक सब्जेक्ट का चलता ही रहेगा, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे बेटर कहीं नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत एक संघीय देश है, आपको इसके बारे में बताना है। यह बताने के लिए निम्नलिखित कारण भी है कि भारत एक संघीय देश है। सबसे पहला कारण तो यही बनता है शक्तियों का विभाजन। कोई भी देश अगर संघीय देश है तो वहाँ पर शक्ति एक के पास नहीं होता है, इनकी शक्तियाँ जो है विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट साफ बताता है कि शक्तियों का विभाजन। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का सीमांकन करता है। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है, और दोनों के अधिकार क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं। केंद्र का भी अपना अलग क्षेत्र होता है, और राज्य सरकार का भी अपना शक्तियों का अलग क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार जो है पूरे भारत को संभालती है, और राज्य सरकार जो है अपने राज्यों को पूरा देखभाल करती है। तो यहाँ पर शक्ति एक के हाथ में न होके शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत एक संघीय देश हो सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित में देखा जाए तो 7वीं अनुसूचित बनाई गई है, उसमें 3 बातों का प्रावधान रखा गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो सूचीबद्ध की गई है। और ये एक फेडरल यानी एक संघीय देश का एक विशेषता है जो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। देखिए, ये जो हमारे 7वां अनुसूचित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार की सारे शक्तियों और जिम्मेदारियों को जो है परिभाषित करती है, जिम्मेदारियों को बताती है, शक्तियों को भी बताती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला पॉइंट जो है संघीय बनाने के लिए पर्याप्त है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, ये संघीय देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्याय समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी व्यवस्थित किया गया है, इसलिए भारत संघीय देश हो सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और इसके पास संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने की भी शक्ति दी गई है। तो देखा जाए स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक संघीय देश को जो है रिप्रेजेंट करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संघीय देश होने के लिए। उसके पश्चात आता है राज्य का प्रतिनिधित्व। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य का प्रतिनिधित्व। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा। देखिए, भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा होती है और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखा जाए तो भारतीय संसद जो है ऊपरी सदन हमारे देश के केंद्र और शासित प्रदेशों और भारत के राज्यों का जो है प्रतिनिधि करता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और ये कारक भारत को एक संघीय देश बनाने में योगदान भी करते हैं, जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित करती है। इसलिए ये बात साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारत एक संघीय देश है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व अलग अलग रूपों में की जाती है और देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। तो ये सारी बातें जो है किसी संघीय देश में ही हो सकती है और इसीलिए भारत जो है एक संघीय देश के रूप में कहना गलत नहीं होगा और इन सब कारणों से भारत एक संघीय देश बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं राज्य की अपनी शक्ति है, केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी जिम्मेदारी है और केंद्र की अपनी जिम्मेवारी होती है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सबके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो ये बात जो है भारत को संघीय देश बना देता है और इसी के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा क्वेश्चन है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कि सबूत प्रदान करें। एक दावा है, उस दावे को आपने जो है सबूत के साथ जो है इसको सार्थक सिद्ध करना है और दावा क्या है कि प्रिंट संस्कृति का भारत में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी देखिए क्वेश्चन साफ है कि भारतीय प्रिंट मीडिया का महिलाओं के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वो क्वेश्चन घुमा के भी हो सकता है कि इस दावे का आप समर्थन करें और सबूत प्रदान करें कि प्रिंट संस्कृति जो है भारतीय महिलाओं के लिए सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो देखा जाए तो इस बात से हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भारतीय संस्कृति प्रिंट ने भारतीय महिलाओं के जीवन को ही बदल के रख दिया और इसी के अंतर्गत हम समर्थन के लिए सबूत देने के लिए कुछ महान लेखिकाओं की जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, जिन्होंने इन पत्रिकाओं के कारण और प्रिंट के कारण जो है अपना जीवन को एक मार्गदर्शन दे सके, एक रास्ता दे सके। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रिंट संस्कृति के उदय ने महिलाओं को सामाजिक जीवन के जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस ने महिलाओं को उन सूचनाओं और ज्ञान और विचारों पहुंचाने की अनुमति दी जो पहले उनके लिए दुर्लभ होती थी। यानी वो न तो पढ़ सकते थे, न देख सकते थे, न लिख सकते थे, लेकिन प्रिंट मीडिया ने उनको एक शक्ति दे दी, उनको सूचनाओं ज्ञान और विचारों तक पहुंचाने की अनुमति दी और जो उनके लिए पहले दुर्लभ था। महिला पत्रकारों, समाचार पत्रों और पुस्तकालयों ने महिलाओं को शिक्षा, लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक सुधार जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार राय व्यक्त करने की मंच प्रदान की, क्योंकि इससे पहले उनको विचार रखने की कोई मंच नहीं थी। लेकिन प्रिंट संस्कृति भारत में आने से महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल गई जहां पर वो अपने विचार, अपनी सोच, अपनी राय रख सकते थे। वो भी किसके ऊपर? महिलाओं के शोषण के ऊपर, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, महिलाओं की लैंगिक असमानताओं के ऊपर, महिलाओं के अधिकार के ऊपर, महिलाओं के समाज सुधार के अंतर्गत।
तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट संस्कृति का ही जो है प्रभाव था, जिनके कारण महिलाएं जो है आगे निकल के सामने आई। देखा जाए तो उदार पतियों और पिताओं ने अपनी महिलाओं को घर पर ही शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें स्कूल में भी भेजा। कहते हैं ये प्रिंट मीडिया का ही नतीजा था, जिसके कारण पतियों ने और पिताओं ने अपने बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़वादी घराने की एक युवा विवाहित लड़कियां रसा सुंदरी देवी ने अपनी रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा अमर जीवन में जो कि 1857 में लिखी गई थी, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इस घटना से आप ये समझ सकते हो कि उस समय औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कहते हैं राज सुंदरी जो थी देवी ने अपने घर वालों और परिवारों से बच बच के जो है किचनों में पढ़ती थी, लिखती थी और वही रसोई भी बनाया करती थी। और जब भी कोई लोग आता अपनी किताबों को जो है किसी चीज़ में छुपा देती, इससे लोगों को पता न चले कि वो पढ़ रही है। देखिए इतनी रूढ़वादी घराना से इस युवती ने अपनी दिलेरी का सामना किया और एक पढ़ी लिखी जो है बनी। और इवन देखा जाए तो उसने अपनी आत्मकथा पर अमर जीवनी में इन सब बातों को जो है लिखा कि आज का समाज किस प्रकार का है और इस समाज का क्या प्रभाव होना चाहिए। तो देखा जाए तो रूढ़वादी का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और देखा जाए तो आज राज सुंदरी देवी द्वारा लिखी आत्मकथा बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पुण्य आत्मकथा थी। अगर वो उसने किचन में पढ़ाई ना किया होता तो शायद बंगाल का पहला जो है पुण्य आत्मकथा न होती। तो देखा जाए तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही कमाल था, जिसके कारण महिलाओं को जो है आगे लाने के लिए सक्षम बनाया। और यही एग्जाम्पल नहीं थमा, आगे भी कई ऐसे एग्जाम्पल आए, जैसे कि कैलाश वासिनी देवी, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलाश वासिनी देवी जैसी बंगाली महिलाओं ने महिलाओं के अनुभवों को उजागर करने वाली किताब भी लिखी। कैसी महिलाओं के घर में कैद किया जाता था, अज्ञानता में रखा जाता था और कठिन घरेलू श्रम कराने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके परिवार द्वारा उनके साथ अन्याय भी किया जाता था। तो ये सारी बातों को जो है उन्होंने कैलाश वासिनी देवी ने अपनी बंगाली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। तो कहते हैं सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिनके कारण इन औरतों को जो है एक सख्त माध्यम दिया और अपने आप को जो है पूरी दुनिया के समक्ष अपनी विचार रखने का जो है मौका दिया। इवन देखा जाए तो ये सिलसिला यही नहीं घटा, महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में भावुक गुस्से के साथ लिखा। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र के ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने महाराष्ट्र की जो विधवा औरतों के जो है जीवन के बारे में उन्होंने बहुत ही भावुकता बातों का उजागर किया, जो पूरी दुनिया अनभिज्ञ थी। लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक और अपने जो है कार्य से पूरे विश्व को बताया कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंट माध्यम का ही एक महत्वपूर्ण जो है संकेत थी। और कहते हैं ये बात यही नहीं थमा, एक तमिल उपन्यास में एक महिला ने बताया कि सामाजिक नियमों से बंधी महिलाओं के लिए पढ़ने का क्या मतलब होता है। विभिन्न कारणों से पूरी दुनिया छोटी है, मेरी जीवन की आधी से ज़्यादा खुशी किताबों से आई है। अब देखिए ये शब्द जो है उस महिला की दर्द को उजागर करता है कि विभिन्न कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, उसकी दुनिया जो है छोटी क्योंकि चार दीवारी है। घरों में जो है औरतों को बंद कर दिया जाता है चार दीवारियों में, लेकिन कहती है कि मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबों से ही आई है। यानी देखा जाए तो तमिल उपन्यास में एक महिला ने जो बात लिखी है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी दुनिया छोटी है लेकिन किताबों ने वो खुशी दी है जो दुनिया में किसी ने न दिया हो। उसने किताबों में ही पूरे विश्व को समझा, पढ़ा और जाना। इन कारणों से देखा जाए तो प्रिंट संस्कृति ने भारतीय में जो महिलाओं की सामाजिक चेतना जगाने में मदद की और भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की प्रगति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा जाए यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें
तो भारत में प्रिंस संस्कृति ने सामाजिक चेतना जगाने के साथ साथ महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को भी काफ़ी प्रफुल्लित किया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब तक औरतों को हम शिक्षित नहीं करेंगे हमारा देश कभी शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि एक औरतों को शिक्षित करने का मतलब है उसका पूरा परिवार को शिक्षित करना। अगर एक महिला अगर कहती शिक्षित नहीं है तो पूरा परिवार ही अनपढ़ता की उस काल कोठरी में से गुजरता है जहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। तो इसलिए औरतों को शिक्षा देना हर एक माता पिता का प्रथम वचन होना चाहिए। कहते सरकार का जो है प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और सहायता एकमात्र थोड़ा सा जो है तकलीफ़ करके कर सकते हो कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का मानना है कि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है और इसमें आप माध्यम बन सकती हो। मैंने तो अपना जो कार्य होता है वो करता हूँ बखूबी, लेकिन आपका भी कार्य महत्वपूर्ण है। आप भी अपने कार्य कीजिए, क्योंकि आप कीजिएगा तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करूँगा। और ये आप देख सकते हो, समझ सकती हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि इसी प्रकार वीडियो आपको मिलता ही रहे, जो इम्पोर्टेंट भी हो और ज़रूरी भी हो और एग्ज़ाम व्यू से भी रहे, तो सोचना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दो फ़ायदे होते हैं, एक तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और प्लस आपको चैनल से जो है स्किप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैनल अगर आपको नहीं मिलेगा तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ऐसे बहुत से चैनल होते हैं जो आपको अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही समझदारी रहती है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए। और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में एक श्रमिक जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसको मजदूरी ठीक से नहीं दी गई थी। उसे खराब कामकाजी परिस्थिति में जो है अतिरिक्त घंटे काम कराने के लिए मजबूर किया गया था और नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं थी। हाल ही में उसने अपनी नौकरी खो दी थी और नौकरी की एक और पशु काट में बिजली का सामान बेचते हुए पाया गया। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए क्वेश्चन बेशकली बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है सीबीएसई इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल ही साफ शब्दों में है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार ने कौन कौन से रूल रेगुलेशन लगाए हैं, उस पर आपको एनालाइज करना है। क्योंकि आज बहुत से छोटे छोटे जो है कारखाने हैं जहाँ पर और फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर जो है श्रमिकों की सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही है। उनको जितना काम के लिए मजदूरी दी जाती है उसे कई अधिक घंटे काम करवाए जाते हैं और जब समय पड़ती है तो उनको काम से मुक्ति भी दे दी जाती है, यानी छटनी भी की जाती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो है कुनीति है, जिनके कारण मजदूरों के कई बार जो है भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन सरकार इसके अंतर्गत कई रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति को ऐसे ही काम से निकाला नहीं जा सकता। काम से निकालने के लिए उनको कुछ बातों को फॉर्मुलेशन करने पड़ते हैं। तो ये बहुत सी बातें होती है जो सरकार ने छोटे छोटे फैक्ट्रियों पर लगाई है, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ कागजी बातें रह जाती है। लेकिन इसमें जो है श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी जो है बात यहाँ पर सत्य सिद्ध नहीं होती है। इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ साफ शब्द में क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए ऊपर का स्टेटमेंट एक बात को दर्शा रही थी और नीचे का स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन साफ है। चलिए अब इसको आंसर का भी हम जो है मुहैया करें और देखें कि आखिर आंसर किस बात की तरफ जो इशारा करता है और भारत सरकार ने जो है श्रमिकों की कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर अगर उत्तर पर हम आंसर पे ध्यान दें तो कहते हैं निम्नलिखित तरीकों से निम्न असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कि नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको सरकार नहीं चलाती है, प्राइवेट लोग चलाते हैं। और जैसे सरकार, मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये उनकी बात की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि सरकार में एक समय सीमा होती है हर चीज़ों का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी
जो है हमेशा लाभ के लिए जो है लोगों का इस्तेमाल करती है। अगर लाभ न हो या काम अधिक हो जाए तो लोगों से एक्स्ट्रा काम भी करवाए जाते हैं, लेकिन उसका जो है पूरा बेज उनको नहीं मिल पाती है। और ये सब प्राइवेट सेक्टर के कारण हुआ है। भारत में जिस प्रकार से सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, इस तरह की समस्या होना अब साधारण बात रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने हर चीज़ को प्राइवेट के हाथों में सौंप रहे हैं और लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका जो है उनको ही जो है खमामा भोगना पड़ सकता है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर पहला पॉइंट बताता है कि छोटे कारखानों को सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। ये तो बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी कारखाने खोले जाते हैं तो सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है कि सरकार से आपको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत कराना ज़रूरी है। और इसके नियम और विनियम का भी पालन करना होगा जो सरकार आपको मुहैया कराती है। जो विभिन्न कानून जैसे कि फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। कहते सरकार ने हर क्षेत्रों में अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन का कितना लोगों पर असर पड़ती है इसका ना तो आप खुद ही समझते होंगे। अगर इतनी सरकार के रूल रेगुलेशन होता तो इतने सारे श्रमिकों के साथ जो है शोषण नहीं हो पाता। तो ये तो साधारण सी बात है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो सरकार बेरोजगार शिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। चलिए, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो है बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है अवसर देती है और इसके लिए जो है ऋण देती है, और इससे जो होता है प्रोत्साहित बढ़ता है। तो भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। यदि अगली पॉइंट पे हम बात करें तो श्रमिकों को चिकित्सक लाभ मिलना चाहिए। हर प्राइवेट सेक्टर को जो है हर श्रमिकों को चिकित्सा लाभ देने की प्रावधान की गई है। कानूनों के तहत फैक्ट्री प्रबंधक को पीने के पानी और सुरक्षित कामकाज जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। सरकार इस पे देखिए सभी चीज़ों पे जो है रूल रेगुलेशन बना रखी है, लेकिन जो यहाँ पर छोटे कारखाने हैं इन बातों का अनुसरण नहीं करती है, और इसी कारण से जो है बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है कि सरकार ने जो है श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, तो ये काफ़ी महत्व क्वेश्चन रखता है। और हमारा क्वेश्चन है कि श्री पवन एक ग्राम प्रधान मनरेगा अधिनियम के तहत अपने गांव के लोगों की आय बढ़ाने के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते थे। किन्हीं 3 गतिविधियों का सुझाव दे ताकि श्री पवन अपने गांव में पहल कर सकें। यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के समय जो यहाँ पर CBSE वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ हद तक इसी प्रकार के ही होते हैं, जिसमें क्वेश्चन जो होता है किसी व्यक्ति को आधार बनाया जाता है और उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट आने का तो संभावना ही आप बहुत ही कम रहता है। आप क्वेश्चन जो है बना के आते हैं या पैसेज के रूप में आते हैं। तो तिरपान स्टडी सेंटर ने भी आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सभी बच्चे जो देखते हैं वीडियो उनको यही चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पेपर तक आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। ये तो आपकी भलाई के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि श्री पवन जो है एक ग्राम प्रधान है और मनरेगा के अंतर्गत वो चाहते हैं कि गांव के लोगों की जो है आय अधिक से अधिक बढ़े। आखिर वो क्या कार्य करें जिससे गांव के लोगों की आय के जो है वृद्धि किया जा सकता है। चलिए, प्रधान होने के नाते उनको जो ये फ़र्ज बन जाता है कुछ करके जो है ये गांव के लोगों के जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ मनरेगा की बात आई है। मनरेगा का अगर पूरा नाम हम देखें तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और मनरेगा के अंतर्गत आपको पता ही होगा कि सरकार के जो है नामांकित करने वाले व्यक्तियों को जो है 100 दिन का जो है जॉब प्रोवाइड्स की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो हो वेला न रहे। इसलिए सरकार जो है मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के जॉब जो है लोगों को प्रोवाइड्स करती है। और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ग्राम प्रधान श्री पवन अपने गांव में रहने वाले लोगों को आय बढ़ाने के लिए कई पहल कर सकते हैं। बहुत से पहल है जो किया जा सकता है। देखिए, करते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो हम गांव में भी
व्यक्तियों की इनकम को हम इंक्रीजिंग कर सकते हैं, गांव में भी हम सुविधाएं ला सकते हैं। लेकिन आज के समय में तो एक ही बात होता है, मंत्री जी इलेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, विकास की हर बात को जो है अपनी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाता है आराम से जो है सरकारी सुविधाओं का मज़ा उठाने लग जाते हैं। न उनको जनता याद आती है, न जनता से किया हुआ वादा आता है। जब इलेक्शन के टाइम आने लग जाते हैं तो सारे वादा और सारे बातें याद आने लग जाती है। तो ये तो हमारे भारत का प्रावधान है और ये पुराने समय से चलता आ रहा है और ये तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो आजकल जो है उनकी नई नीति बनी हो वो है फ्री करने की बातें सब है। आज ये तकिया कलाम वर्ड बन गया है सभी राजनीतिक नेता का। जिस क्षेत्र में जितना फ्री लोग कर रहे हैं उनकी उस क्षेत्र में विजय हासिल हो रही है, क्योंकि जनता भी बहुत ही अच्छी है, वो भी फ्री का अर्थ समझ गई है अच्छी तरह से। तो यहाँ मनरेगा के अंतर्गत चलिए अच्छी बात है, सरकार ने जो है लोगों को जॉब प्रोवाइड्स किया है और यहाँ पर पवन जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी है कि यहाँ के लोगों को जो है किस प्रकार से जो है और भी आय बढ़ाया जाए। तो मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान करना होता है और रोजगार के अवसर पैदा करना और आय बढ़ाने की निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की जा सकती है, क्योंकि कहते हैं ना पहल करने से ही हमें रास्ता निकलता है। जो कोशिश करता है उसी को कामयाबी मिलता है और जो सिर्फ बैठे रहते हैं उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलता है। तो श्री पवन जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया है। तो चलिए हम उनको हेल्प करते हैं और देखते हैं कि उनको हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं जिनके अंतर्गत जो है वहाँ के लोगों को जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इसके अंतर्गत पहली बात तो यही आता है कि झील तालाब की साफ़ करना। देखिए आपको पता ही होगा कि भारत में जितने पवित्र नदियां हैं, जितने नदियों की विशेषता है का वहाँ से अधिक से और भी अधिक जो है उनके पोल्यूशन करने का तरीका बहुत अधिक है। हमारे देश में जितनी नदियाँ बहती है उससे अधिक जो है यहाँ पर कूड़े करकट आज बहने लग गए हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। आज चाहिए कि हम झील तालाबों की सफाई करें, नदियों की सफाई करें, जिससे जो है हमारे देश को जो है साफ़ सुथरा देश का दर्जा मिले। सरकार सिर्फ स्वच्छ अभियान चलाती है और जब स्वच्छ अभियान का दिन होता है ना, सिर्फ झाड़ू पकड़ के रोड पे खड़ा हो जाती है, फ़ोटो खिंचवा लेती है और अगले दिन जो हेडिंग बना लेती है न्यूज़पेपरों का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सख्ती के साथ सरकार को रूल रेगुलेशन लागू करना चाहिए। कहते हैं भारत आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी नदियाँ जो है प्रदूषित है। सरकार ने बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं लेकिन फिर भी नदियाँ जो है अभी भी प्रदूषित ही है। कहीं भी देखिएगा सफ़ेद झाग ही निकल रहा होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। और देखा जाए तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन भी है साफ है कि झील सफाई के जो है झील और तालाब की सफाई करके जो है इस तरह के प्रावधानों को जो है सलूशन किया जा सकता है। झीलों और तालाब जैसे जल निकाय की सफाई को रखरखाव में, पानी गुणवत्ता में सुधार करने और इसे सिंचाई उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाने में मदद मिल सकती है। देखिए कोई भी देश का अगर तरक्की करवाना है, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश कहलाता है, अगर हम झीलों तालाबों की सफाई करें, उनका रखरखाव करें तो हमारे देश में जो है सिंचाई की उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई करके खेती की उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर श्री पवन को सबसे पहले तो काम यही करना चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र में कोई झील तालाब है तो उनको सफाई करें और उन झील सफाई करके जो उनके रखरखाव की विशेषताओं के बारे में सोचें, जिससे किसानों को समय रहते पानी की व्यवस्था हो सके। अगर पानी की व्यवस्था हो जाएगा तो कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की जो है इनकम बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली बात यही है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही झील तालाब की सफाई से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, क्योंकि सफाई ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं हमारे देश में बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, सफाई के ऊपर न जाने कितने स्लोगन लिखे गए हैं, लेकिन इसका आज तक जो है सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। चलिए ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि झील तालाब की सफाई करके जो है उस क्षेत्र की इनकम बढ़ाई जा सकती है। और भी चलती है, देखते हैं पवन जी को और भी सुझाव देने की कोशिश करते हैं। दूसरी सुझाव यही हो सकता है कि गांव की सड़क का निर्माण। देखिए गांव कहते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के लिए लाइफ लाइन होती है और सरकार जो है गांव की सड़कों पर बहुत ही ध्यान देती है, लेकिन ये सड़कों का ध्यान सिर्फ कागजी बातों को होती है, आम क्षेत्रों में नहीं देखने को मिला है। अगर यहाँ पवन जी अगर इन कामों पर ध्यान दे दें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और गांव वालों की इनकम बढ़ जाएगी। और किस प्रकार बढ़ेगी? गांव की सड़कों के निर्माण में गांव के भीतर कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार हो सकता है। कहते हैं आज लोग
दूसरे शहरों से इसलिए कनेक्टिविटी में नहीं आ रखे हैं क्योंकि गांव के जो रोडें होते हैं बहुत ही बेकार टाइप के होते हैं, आधे से अधिक तो गड्ढे में से ही फंसे होते हैं। अगर हम इनको सुधार कर दें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे लोगों के लिए काम पर जाना या माल परिवहन करना बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा, और इससे उनको जो है मुनाफा भी बढ़ेगी और काम धंधा भी अच्छा चलेगा। क्योंकि सड़कें अच्छे न होने के कारण आधा चीज़ों तो सड़कों के बीचों में ही बर्बाद हो जाती है, और शहरों तक पहुँचते पहुँचते जो उस सामान की दुर्दशा बिगड़ जाती है। सड़क होना काफ़ी महत्वपूर्ण आज के समय में रहता है, इसलिए पवन जी को सड़क का निर्माण, गांव के सड़कों का निर्माण करना, मरम्मत करना, उनके रखरखाव के ध्यान देना, इससे गांव का इनकम जो है बढ़ाया जा सकता है। इसे गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकता है। तो गांव की सड़कें जो होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के लिए एक लाइफ लाइन होती है। तो गांव की सड़कों का निर्माण करके यहाँ पर पवन जी जो है गांव के लोगों की आय को बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन सा सुझाव जो है उनके लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सहकारी दुग्ध समिति लघु उद्योग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, गांव से तो दूध बरसता ही है और शहरों में महंगा मिलता है। गांव का दूध प्योर होता है, शहरों में पहुंचते पहुंचते अनप्योर हो जाता है, पानी मिल जाता है। अगर हम सहकारी दूध समिति लघु उद्योग हम चलाएं तो देश की भी भलाई हो सकता है और गांव के लोगों का विकास भी हो सकता है, और प्लस शहरी लोगों को जो है शुद्ध दूध भी मिलेगा। क्योंकि आज दूध जो गांव से प्योर आती है, शहरों में आते आते उसमें हद से अधिक पानी और मिलावटी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर पवन जी को ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि सहकारी दुग्ध समिति लघु उद्योग स्थापित करना। सहकारी दूध समिति का गठन स्थानीय डेयरी किसानों के समूह रूप से अपना दूध और अन्य डेयरी उत्पादन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकता है। कहते हैं आज के समय में एक ही दो डेयरी होते हैं जो है अपनी मनमर्जी चलाते हैं और किसानों को वो चीज़ें नहीं देते हैं जो वो शहरों में वसूल पाते हैं। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो स्थानीय डेयरी जो होती है, जो चल रही होती है, किसानों को पूरी मुनाफा नहीं देती है, क्योंकि मुनाफा तो कहते हैं ना प्राइवेट कंपनियों की अपनी जेब में रखने के लिए होता है। तो इसलिए चाहिए कि वहाँ पर डेयरी समितियों को और लघु उद्योगों को जो है सुधार किया जाए। इसी प्रकार लघु उद्योग की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लघु उद्योगों से जो है, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे उन्होंने हमारे देश से लघु उद्योगों को जो है पतन कर दिया था, लेकिन आज जो समय आ गया है जब हम लघु उद्योगों की स्थापना करें और लघु उद्योग से रोजगार के अवसर पैदा करें और स्थानीय उत्पादन के लिए बाजार तैयार हो सकते हैं। क्योंकि स्थानीय उत्पादन होगा तो इसमें बाजार में भी बेचना इनके लिए आसान हो जाएगा, जो लोगों की आय बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर सहकारी दूध समिति लघु उद्योग उत्पादन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोगों को आय बढ़ाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। आगे देखते हैं क्या और कुछ है। आगे जो हमारे समक्ष आया है निर्माण कार्य। कहते हैं निर्माण कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपको पता है कि हम निर्माण कार्य से भी जो है आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे घरों, समुदाय केंद्रों, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जो निर्माण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। घरों का आप निर्माण करवाइए, समुदाय केंद्र का निर्माण करवाइए, बुनियादी ढांचा वाला परियोजनाओं का तैयार कीजिए, जिससे उनकी आय में बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कहते हैं गांव के क्षेत्रों में इसलिए जो उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं है क्योंकि वो पिछले 100 सालों से आए हुए रीति रिवाजों को लेकर चल रहे हैं। अगर गांव में विकास होगी, गांव में पक्के छत होंगे, बिजली होगी, सुविधाएं होंगी, निर्माण कार्य होगा, तो हो सकता है कि उनके जीवन के स्तर में भी सुधार हो सकता है और जिससे गरीबी कम करने का भी स्थानीय समाधान बन सकता है। क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के समय ये भी है, गरीबी भी है। और यहाँ पर अगर छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे स्तरों पे अगर अच्छा कदम उठाया जाए तो इसके देश की जो है गरीबी रेखा कमेगी और देश प्रगति भी होगी। यहाँ पर पवन जी ने जो बीड़ा उठाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन 4 पॉइंटों के अंतर्गत वो उस अपने क्षेत्र में कार्य करवा सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास भी होगी, लोगों को सुविधा भी मिलेगा, रहन सहन में विकास के साथ साथ वहाँ के लोगों के इनकम में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण 4 पॉइंट थे पवन जी के लिए, जिसके कारण वो अपने क्षेत्र के लोगों को जो है इनकम बढ़ा सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देती है।
कथन की पुष्टि करें। देखिए, कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। आपको इस बात से मैं अवगत करा दूं कि कोई भी उद्योग बिना रॉ मटेरियल के हो ही नहीं सकता। यानी कृषि के बिना उद्योगों का कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उद्योग तभी तक उद्योग है जब तक कृषि है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी देश अगर विकसित है, अगर वहाँ पर उद्योग लगी हुई है तो वहाँ पर कृषि भी की जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश जो है 250 साल तक गुलाम बनी, अंग्रेजों के अधिकार में गया, तो कहीं ना कहीं हमारे देश से उत्पन्न होने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर अंग्रेजों को काफ़ी आकर्षित किया। और आपको तो पता ही होगा कि इसमें से मसाले काफ़ी महत्वपूर्ण थे। देखा जाए तो वास्को डी गामा जो भारत में आया था, पहली बार जब यहाँ से मसाले की खेप लेके गया था अपने देश, तो वहाँ पर उसको 3 गुनी मुनाफा हुआ। इसलिए वो दोबारा ललायत हुआ और फिर भारत की तरफ रुख किया। और इससे करते करते जो है धीरे धीरे सभी देशों को पता चला और बाद में जो है ब्रिटिश यहाँ पर आकर अपना अधिकार स्थापित किए। और ये भी पहले व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में कदम रखे थे, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पर राजनीतिक माहौल कुछ अलग ही है तो उन्होंने जो है यहाँ पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए कोई भी औद्योगिक विकसित करने के लिए कृषि का होना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन भी यही बताता है, कृषि उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा देती है, इस बात को हमें पुष्टि करना है। तो कृषि निम्नलिखित प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। सबसे पहली बात तो आता है कच्चे माल की आपूर्ति। जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में सामान का उत्पादन हो रहा है, सारे के सारे जो है कच्चे माल की आपूर्ति के कारण ही संभव हुआ है। कृषि विभिन्न उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और कागज के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। यानी कच्चे माल की आपूर्ति जो होती है कृषि विभिन्न उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण हो, कपड़ा हो, कागज हो, सभी के लिए जो है कृषि से उत्पन्न होने वाले कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कपास उद्योग कृषि क्षेत्रों में कपास के उत्पादन बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि कपास उद्योग जो है कृषि के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कपास पर बहुत काफ़ी निर्भर है। कहते हैं कोई भी चीज़ हो, कहते हैं जितने भी गेहूं से बनने वाले हों, चावल से बनने वाले मटेरियल्स हो, सब के सब कृषि पर ही आश्रित होते हैं। मसाले भी हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। इस तरह खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग फसल, सब्जी और अनाज जैसे कृषि उत्पादों पर निर्भर है। जितने भी हैं, फलें हो, सब्जियां हो, अनाज हो, सभी कृषि उत्पाद पर निर्भर हैं और इससे उद्योग को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इवन देखिए तो इस प्रकार एक स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र उद्योग के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है, जो बदले में उनकी उत्पादकता और विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो कच्चे माल की आपूर्ति किसी भी उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। उसके पश्चात आता है बाजार का विस्तार। कहते हैं बाजार का विस्तार भी कहीं ना कहीं कृषि के अंतर्गत ही देखने को मिला है। कृषि औद्योगिक उत्पाद के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करता है, क्योंकि कृषि से ही बड़े बड़े बाजार का जो है सूत्रपात होता है और बाजार का सूत्रपात होता है उद्योग से, और उद्योग का जो होता है सूत्रपात कृषि से होता है। तो कहते हैं एक चक्र है ये। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर, टिलर्स और हार्वेस्टर जैसी कृषि मशीनरी का उपयोग स्टील, प्लास्टिक और रबर सहित औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा करती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की वृद्धि से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जो उपभोक्ता वस्तु और ऑटोमोबाइल और उपकरण जैसे औद्योगिक उत्पाद के लिए एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता समूह बन जाता है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे जो उपभोक्ता वस्तु हो, ऑटोमोबाइल हो, उपकरणों हो, जैसे औद्योगिक उत्पाद के लिए एक महत्वपूर्ण भोग वस्तु बना देता है। तो कहते हैं बाजार विस्तार के लिए भी कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रोजगार सृजन। देखिए ये कहते हैं अगर भारत में रोजगार का अगर अवसर बढ़ाना है तो कृषि को हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कृषि के लिए भी अब जोत जो है कम पड़ती चली जा रही है। अब कृषि पे भी भारत को आश्रित होना बहुत ही कठिन जो है दुष्कर्म कार्य लग रहा है। लेकिन रोजगार का सृजन देखा जाए तो कहीं हद तक जो है कृषि से ही की जा सकती है। कहते हैं कृषि एक श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में एक महत्वपूर्ण आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। यानी देखा जाए तो आज भी भारत के जितने भी आबादी है कृषि पर ही आश्रित है और कृषि उनके महत्वपूर्ण रोजगार का जो है रास्ता साफ करता है। एक स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र किसानों और कृषि श्रमिकों के आय स्तर को बढ़ा भी सकता है,
जो बदले में औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा कर सकता है। तो देखा जाए तो एक स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए आय स्तर को बढ़ा सकता है, जो बदले में एक औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं की मांग भी पैदा करता है। इसके अतिरिक्त कृषि से संबंधित उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि रसायन भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। देखा जाए तो बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि ने हर क्षेत्र में अपना विकास जो है सुनिश्चित किया है, और कृषि के कारण ही जो है रोजगार का जो है सृजन भी हुआ है। देखा जाए जब तक हम कृषि पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, भारत जो है गरीबी जैसी समस्याओं से जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। और कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उद्योगों के लिए। इस प्रकार एक मजबूत कृषि क्षेत्र बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है, जो भारत पर मुख्य चुनौतियां हैं। कहते हैं भारत में जो चुनौतियां यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है, उनको कई हद तक जो है कृषि से ही किया जा सकता है ठीक। भारत में कृषि पर जोर देने की ज़रूरत है, सरकार को जो है कृषि को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि से जो है पेट भरने की सारे वस्तुएं उपलब्ध होती है, और संसार जो है सिर्फ इन्हीं के लिए कार्यरत होती है। इसलिए कृषि पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम सभी देशों में से जो है पावरफुल बन सकते हैं। हथियार से हम पावरफुल बने चाहे ना बने, लेकिन कृषि से हम बन सकते हैं। आज देखा जाए तो लोग युद्धों में कृषि क्षेत्र को जो है नष्ट करते चले जा रहे हैं, जो ना तो उनके कल्याण के लिए है न देश के कल्याण के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। अपने उत्तर को प्रमाणित करें। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यानी यहाँ क्वेश्चन साफ करता है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ यानी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ यानी तीसरी क्षेत्र की गतिविधियाँ जो है प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास में मदद करती है। तो जर्नल सी बात है, अगर मान लेते हैं कि तीसरी जो है क्षेत्र जो है, मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, ये सारे के सारे अदालतें सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के लिए प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास भी सुनिश्चित होती है, क्योंकि एक क्षेत्र अगर विकास करेगा तो ऑटोमेटिक जो है दूसरा क्षेत्र विकास करेगा, क्योंकि ये सारे जो होते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये बातें काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो किसी भी देश में अस्पताल है, शैक्षिक संस्थान है, डाक और तार सेवाओं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्य, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंकों और बीमा कंपनी जैसी कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, और इन्हें बुनियादी सेवा माना जा सकता है। और ये सब के सब जो हैं तृतीय क्षेत्रों के गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। एक विकासशील देशों में सरकार को इन सेवाओं को प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी देखा जाए तो ये सारे क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदारी भी लेने की आवश्यकता रह जाती है। देखा जाए तो कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक चीज़ पे दूसरा चीज़ डिपेंडेबल है, और कृषि और उद्योग का विकास से जो है परिवहन का भी विकास होगा, व्यापार का भी विकास होगा, और भंडार जैसी सेवाओं का भी विकास होना सुनिश्चित करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक के विकास के कारण दूसरा का विकास होता है, और दूसरे के विकास के कारण जो है पहले का विकास होता है। तो ये सारे एक तरह से चैन बने हुए हैं। कहते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। अगर प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों का विकास जितना अधिक होगा, ऐसे में सेवाओं की मांग भी अधिक होगी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बनता है। कहते हैं कोई भी चीज़ एक दूसरे पर आश्रित होता है, अगर एक का विकास होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक विकास कर जाएगा। और इसी पेपर के अंतर्गत हमारा अगला जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान विधायी शक्ति के वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान करता है। संज्ञा सूची में शामिल कोई 2 विषय बताइए, और शिक्षा विषय किस सूची में शामिल है और क्यों। ये क्वेश्चन समझ में आपको आया? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से। क्वेश्चन एग्जामिनर इसी प्रकार से आपको पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन देखिए फिर एक बार कि भारतीय संविधान विधायी शक्ति के वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान ने विधायक शक्तियों को वितरित करने के लिए
3 सूची प्रदान किया है और ये 3 सूची है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें से पूछा गया है कि संघीय सूची में शामिल कोई 2 विषय बताएं और शिक्षा विषय किस सूची में शामिल है। हमसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 सूची के अंतर्गत पहला संघीय सूची में 2 विषय बताने कौन कौन से विषय हैं और शिक्षा किस विषय में शामिल है और क्यों किया गया, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को समझना ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। अगर क्वेश्चनों को आप नहीं समझ पाते हो तो आंसर भी आप सही रूप में देने में समर्थ नहीं रह पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों के 3 गुण वितरित, जिनमें 3 सूचियां दी गई है: संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में शामिल विषय में वो है जो केंद्र सरकार के विषय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संघीय सूची में कौन से विषय को सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंतर्गत बताई गई है कि संघीय सूची में शामिल विषय वो हैं जो केंद्र सरकार के विशेष अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, यानी केंद्र सरकार के जो अंतर्गत आता है उन सब्जेक्टों को सम्मिलित किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि संघीय सूची में केंद्र सरकार के कौन से अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कि संघीय सूची में शामिल ये सारे विषय हैं जो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं: देश की रक्षा करना, विदेशी मामलों एवं संबंध स्थापित करना, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का का संचालन करना, रेलवे एवं हवाई परिवहन के ऊपर अपना ध्यान रखना, डाक एवं तारे सेवाएं देना, जनसंख्या एवं सांख्यिकीय, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ये सारे के सारे जो होते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और ये संघीय सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आपसे 2 पूछे गए थे और हमने आपके समक्ष जो है 7 रख दिए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है: देश की रक्षा, विदेशी मामले एवं संबंध, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेलवे एवं हवाई परिवहन, डाक एवं तार, जनसंख्या एवं सांख्यिकीय, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सम्मिलित है। और देखा जाए जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा के अंतर्गत, तो कहते हैं शिक्षा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी देखा जाए तो शिक्षा को जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत भी रखा गया है और राज्य सरकार के अंतर्गत भी रखा गया है, क्योंकि दोनों के पास जो है इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है और इसको रख रखाव के लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकती है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अधिकार है, लेकिन दोनों के दोनों जो है कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी गई है कि शिक्षा को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास दिया गया है कानून। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए सामान्य हित के हैं, यानी समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों को जो है सामान्य अधिकार देते हैं, शक्तियां देते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन भली भांति समझ गए होंगे। हर बात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो किसी प्रकार वीडियो और भी आपको प्राप्त होता रहे तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर का यही में मकसद है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इसमें आप जो है त्रिपान स्टडी सेंटर की मदद कर सकते हो। इसलिए शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर हर समक्ष आपके लिए जो है अग्रसर है, इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।